तहसील तक ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि इससे पहले देर रात 3 बजे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई थी और अब से कुछ ही देर पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। प्रशासनिक फेरबदल की यह बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आईएएस के बाद 386 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी का चेहरा कैसे बदला है? सुरेश चंद्र सचिव राजस्थान आवासन मंडल लगाए गए। जगबीर सिंह को नियुक्ति दी गई संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान के पद पर। तो ये देखिए एक के बाद एक अधिकारियों को किस तरीके से यहाँ पर अब नई तैनाती दी गई है भजनलाल सरकार की तरफ से। यह बड़ा फैसला और तबादला सूची जारी कर दी गई है। आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची के मुताबिक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा निदेशक भाषा पुस्तकालय विभाग के पद पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। श्री सुरेश चंद्र को राजस्थान आवासन मंडल का सचिव बनाया गया। सेक्रेटरी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और इस तरीके से एक के बाद एक अधिकारियों को देखिए। जगबीर सिंह अब होंगे मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी। भंवरलाल मेहड़ा होंगे हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार। इस तबादला सूची के मुताबिक प्रबंध निदेशक थे पहले राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक मामलात में और उनको भंवरलाल मेहड़ा को लगाया गया है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार। साथ ही साथ राम स्वरूप होंगे इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के अतिरिक्त निदेशक, जिम्मेदारी उनको भी दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़े अधिकारियों के नामों की बात करें, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ा फेरबदल है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में भी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रतीक्षारत थी ये भी सूची और उसी के तहत अब ये सूची जो है वो जारी कर दी गई है। और क्योंकि जिलों में जो है वो बदलाव राज्य सरकार को कर रहे थे, काफी दिनों से इस पर विचार मंथन जो है वो चल रहा था, उसके बाद ये बड़ी लिस्ट जो है वो राज्य सरकार ने जारी की है। और कई जिलों के जो उपखंड अधिकारी हैं उनको बदला गया है। जो एडीएम स्तर के अधिकारी हैं उनको जो है वो बदला गया है। यानी जिलों में किस प्रकार से राज्य सरकार अपने मैंडेट को पूरा कर पाए उसको लेकर ये बड़ा बदलाव जो है वो किया गया। और ये जो बदलाव है कह सकते हैं कि अब जाकर सरकार जो है वो फुल फ्लैश अपने कामकाज पर फोकस करना चाहती है। इस कारण से ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। अब इन तमाम अधिकारियों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो जिलों में जो सरकार का मैंडेट है उसे जो है वो पूरा करें, लोगों की जो समस्याएं उन्हें ना सिर्फ दूर करें बल्कि विकास के जो काम राज्य सरकार ने हाथ में लिए हैं उन्हें भी जो है वो पूरा किया जाए। क्योंकि इसमें 2-3 बड़े नाम हैं। जो जगबीर सिंह है उन्हें संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री लगाया गया है। इसके अलावा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो मंत्री हैं उनका निजी सचिव के रूप में रोहित कुमार को लगाया गया है। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं ज्यादातर उपखंड अधिकारियों को ही बदलाव जो है वो किए गए हैं। नगर निगम ग्रेटर में भी जयपुर में बदलाव किए गए हैं। रक्षा पारिक एसडीएम नाथद्वारा लगाया गया है। रीना जो आरएएस अधिकारी है उन्हें आयुक्त नगर परिषद श्री गंगानगर लगाया गया है। राजलक्ष्मी गहलोत है उन्हें एडीएम सलूम्बर में आने वाले दिनों में उपचुनाव जो है वो होने वाले हैं, वहां पर बदलाव जो है वो किया गया। अनुज भारद्वाज को उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण लगाया गया है। यानी पूरे घर के एक तरह से कह सकते हैं कि बदलाव जो है वो राज्य सरकार ने कर दिया है। अब ये लिस्ट आ चुकी है, आईएएस की सुबह आ चुकी थी, आरएस की अभी आ गई है और कुछ देर में बताया जा रहा है कि आईपीएस अधिकारियों की तबादला लिस्ट जो है वो आएगी और वो भी बड़े पैमाने पर तबादले जो है वो होने वाले हैं। तो बदलाव का दौर, क्योंकि मुख्यमंत्री को जापान दौरे पर जाना है, राजस्थान के लिहाज से राजस्थान में निवेश का माहौल जो है वो राज्य सरकार पैदा करना चाहती है। साल के अंत में राजस्थान है और आने वाले दिनों में उपचुनाव भी है। तो उन तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए विधायकों की सिफारिशों को भी
ध्यान में रखा गया है, क्योंकि कई जो है वो अधिकारी काफी समय से इस पद पर पदस्थापित थे, उनका भी बदलाव जो है वो राज्य सरकार को करना है। तो कई चीजों का ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट जो है वो कार्य विभाग ने आज आदेश जारी कर दी है, और अब कुछ देर में आईपीएस अधिकारियों का देखिए, ग्रेटर नगर निगम के उपायुक्त के पद पर भी बदलाव किया गया है सौरभ। जी बिल्कुल, उपायुक्त के पद पर रवि कुमार गोयल हैं, उन्हें उपायुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर में जो है वो लगाया गया है। अजय जो डीएसओ बनाया गया, उन्हें पालिका गोवर्धन लाल शर्मा को डीआईजी पंजीयन में लगाया गया है। राजलक्ष्मी गहलोत को एडीएम सलूम पर लगाया। ज्यादातर उपखंड अधिकारी जो है वो बदले गए। नए जो युवा आरएस अधिकारी हैं, उन्हें उपखंड अधिकारी जो है वो बनाया गया है। हीर सिंह चारण है, उन्हें उपखंड अधिकारी शिव में लगाया गया है। मणिलाल तिरगर है, उन्हें उपखंड अधिकारी कोटड़ा जो है वो लगाया गया है। शंकरलाल मीणा है, उन्हें उपखंड अधिकारी रोहट जो है वो लगाया गया है। राजीव बड़गुजर हैं, उन्हें उपखंड अधिकारी आमेट में जो है वो लगाया गया है। सीनियर जो आरएस अधिकारी हैं, उनमें छेड़छाड़ न करते हुए नए चेहरों को, नए युवा जो कह सकते हैं कि आरएस अधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। शरद तिवारी, उन्हें उपायुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर में लगाया गया है। यानी ग्रेटर में भी बड़ा बदलाव जो किया गया है। वहां पर जो आरएस अधिकारी उन्हें नहीं बदला गया है, लेकिन जो नीचे लेवल के आरएस अधिकारी हैं, उनमें जो है वो बदलाव किया गया। सुशील कुमार सैनी को सहायक कलेक्टर नवलगढ़ में लगाया गया। अजीत कुमार गोदारा को सहायक कलेक्टर श्री गंगानगर लगाया गया है। विमलेंद्र सिंह राणावत को उपखंड अधिकारी सुमेरपुर जो है वो लगाया गया है। सुरेश कुमार राव को उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ लगाया गया है। उपखंड अधिकारी जो है वो ज्यादा बदले गए। इसके साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कई जगहों पर रिक्त पद चल रहे थे, उन रिक्त पदों पर भी जो है वो राज्य सरकार ने आज आरएस अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो कर दी है। जोगेंद्र सिंह उपखंड अधिकारी जो है वो करेड़ा भिलवाड़ा में जो है वो लगाया गया है। यतीन्द्र पोरवाल है, उन्हें उपखंड अधिकारी पीपल खूट जो है वो लगाया गया है। संजीव कुमार खेदर, जिन्हें उपखंड अधिकारी शाहपुरा जो जयपुर बिल्कुल सौरभ, प्रियंका जोधावत जो लंबे समय से जवाहर कला केंद्र में अतिरिक्त महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रही थी, अब संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग के पद पर उनको लगाया गया है, और इसके साथ ही कई आरएएस अधिकारी बदले गए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के अटकलों पर अब विराम लग चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान से यह साफ हो गया कि प्रदेश में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों का विरोध भी बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। छात्र संघ चुनाव की अटकलों पर लगा विराम। उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। सरकार के फैसले से छात्र नेता नाराज। अभी केवल शिक्षा का स्तर और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्टाफ की और व्यवस्था कर रहा हूँ, और आगे सरकार चुनाव को लेकर क्या रहेगा सर? अभी सरकार उच्च शिक्षा मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम के इस बयान के साथ ही प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रही गहमा गहमी खत्म हो गई है। बयान से साफ है कि ना इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे, ना ही उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान ने जब इस बाबत डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से सवाल किया, तो उन्होंने राजस्थान में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता के सुधार की बात कही। सरकार के इस फैसले के बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों का विरोध बढ़ गया है। हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव ना करवा के युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रहे हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी और पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होते हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप छात्र संघ चुनाव तो करवाइए। छात्रों के लिए हमने पहले भी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हमने बात रखी थी, और मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं और नए युवाओं को राजनीति में आने का एक मौका दिया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आखिरी फैसला सरकार करेगी। इधर उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार राजस्थान में इस साल
छात्र संघ चुनाव करवाने के मूड में सरकार नहीं है। ऐसे में सरकार चुनाव पर रोक को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करेगी, क्योंकि पुरानी सरकार छात्र संघ चुनाव को स्थगित करने का आदेश जारी कर चुकी थी। ऐसे में इस साल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी करने के बावजूद अब तक चुनाव को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, यह बीजेपी सरकार का छात्र विरोधी फैसला है। मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। इसमें जो छात्र पढ़ने आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, और यही नेता, छात्र नेता, जो तानाशाही प्रशासन होता है कॉलेज और विश्वविद्यालय का, उनके खिलाफ मोर्चा खोलता है, उनकी नाक में नकेल डालने का काम करते हैं, और यही छात्र नेता आगे चल के भविष्य की राजनीति का भी हिस्सा बनते हैं। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव न कराने का निर्णय लिया है, जो कि निंदनीय है, जबकि समस्त छात्र संगठन, समस्त छात्र चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो और उन्हें भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार, जो कि जनता के द्वारा नकार दिए जाने से भयभीत है, आज छात्र संघ चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से ये छात्र हितों पर और छात्र राजनीति के माध्यम से जो प्रदेश के विकास के लिए मुख्य धारा की राजनीति में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके हितों पर कुठाराघात है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग ने वार्षिक कैलेंडर में जुलाई से 2 सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव के आयोजन के साथ ही छात्र संघ पदाधिकारी के कार्यालय के उद्घाटन का वक्त भी दिया था, लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जबकि चुनाव से 21 दिन पहले सरकार के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तय वक्त बीत चुका है, और ऐसे में चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने की संभावना न के बराबर है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन वे अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सांसद हरीश मीणा के बयान पर जवाब दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि हरीश मीणा को तो भारतीय जनता पार्टी ने खूब सम्मान दिया था, उन्हें सांसद बनाया था, फिर भी वे भाग गए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं अपनी विचारधारा कभी नहीं बदल सकता। सम्मान दिया, हमने एमपी बनाए, फिर भी भाग गए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं मेरी विचारधारा नहीं बदल सकता। तो सचिन पायलट साहब ने बात तो ठीक कही है, लेकिन उनके राज में पुनर्गठन हो जाता तो बहुत अच्छा बात था। लेकिन पुनर्गठन एक टेढ़ी प्रक्रिया है, ये देश के राष्ट्रपति तक मामला जाता है, तो इसको लीगली सरकार एग्जामिन करवा रही है। अगर लीगली कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं दौसा में बीजेपी की ओर से आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अलग अंदाज देखने को मिला। इस सम्मेलन में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बूथ अध्यक्षों की क्लास लेते नजर आए। जैसे ही उन्हें बूथ अध्यक्षों की संख्या कम दिखाई दी, तो उन्होंने एक एक मंडल का नाम पुकारा। उस मंडल के बूथ अध्यक्षों को हाथ खड़ा करने के लिए कहा। बूथ अध्यक्ष अनुपस्थित मिले तो उन्होंने संबंधित मंडल अध्यक्ष को यह निर्देश दिए कि वे अनुपस्थित रहने वाले बूथ अध्यक्षों के मोबाइल नंबर उन्हें उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा। हालांकि मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्षों की अनुपस्थिति के पीछे बारिश का आना कारण बता रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी निर्देश देकर गए थे कि बूथ अध्यक्षों की बैठक लेनी है, इसलिए बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में ये जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा। अध्यक्षों की मीटिंग करने के लिए मेरे को जिम्मेदारी देके गए थे। उस दृष्टि से बूथ अध्यक्षों की आज ये बैठक आयोजित की गई है, संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से। जो ये सतत प्रक्रिया है संगठन की, और हम आंकड़े ले रहे हैं, कुछ अभी आ ही रहे हैं, कई जगह बरसात है, 100% आंकड़े हो जाएंगे, सारे बूथ अध्यक्ष पहुंच जाएंगे। कि जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अनूपगढ़ जिले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर जीवन और मृत्यु सरकारी कर्मचारियों के हाथ में है। आप भी सुनिए
एक मुर्दे की गुहार जो कागजों में मृत करार दे दिया गया, लेकिन असल में जिंदा है। साहब, मैं अभी जिंदा हूं। सरकारी दस्तावेज मुझे मुर्दा बता रहे। फरियाद कर कर गई हार, अब किससे लगाऊं गुहार? कहां से लाऊं जिंदा होने का सबूत? दो 2021 में रिलीज कागज फिल्म याद है आपको? इसमें एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसे सिस्टम ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है। 18 साल तक वो शख्स अपनी पहचान के लिए लड़ता है और अंत में खुद को जिंदा साबित कराने में कामयाब रहता है। अब रील से रियल की तरफ चलते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं भंवरी देवी। सरकारी दस्तावेज इन्हें जिंदा बता रहे हैं, लेकिन कुर्सी पर काबिज जिम्मेदारों ने एक झटके में इन्हें मुर्दा करार दे दिया। तब से ये हलकान है। आगे की कहानी खुद पीड़िता की जुबानी सुनी। क्या नाम है माता जी? भंवरी देवी। आज यहाँ कैसे आए हो कैंप में? पेंशन बंधान है। तो पहले पेंशन नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, बंद होगी। कारण? कारण क्या, मर गई। किसने कहा? पंचायत घराला ने। 8 महीनों से? हाँ। तनख्वाह आपको पेंशन नहीं मिल रही? नहीं मिली। आपको मृत घोषित कर दिया गया? हाँ। तो आप क्या आगे क्या मांग करना चाहती हैं? अब मेरी पेंशन चालू होनी चाहिए। गड़साना की धक्का बस्ती की रहने वाली भंवरी देवी की साल 2015 में दिव्यांग पेंशन शुरू हुई, जिसे पिछले साल यानी दिसंबर 2023 में बंद कर दिया गया। भंवरी पिछले 8 महीनों से पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए भंवरी देवी ने हर ओहदेदार के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन गुहार पर गौर करने के बदले पीड़िता को इग्नोर करने का हर संभव प्रयास किया गया। लेकिन भंवरी देवी की जिद के आगे अब जिम्मेदारों को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। तभी समाज कल्याण अधिकारी वरिष्ठों तक भंवरी देवी का मसला पहुंचाने की बात कर रहे हैं। भंवरी देवी का प्रकरण ऐसा है कि इसके बारे में पूर्व में सत्यापन के समय इसका कोज ऑफ डेथ दिखा कि इनकी पेंशन तो रोक ली गई है, जबकि भंवरी देवी जीवित है, हमारे सामने भी आई है। तो जिसके बारे में उच्चाधिकारी को लिखा जाएगा, मार्गदर्शन लेके आगे इनको इसका लाभ दिया जाएगा। बहरहाल कागजों में मारने के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। देखना है कि भंवरी देवी को आखिर कागजों में नया जीवन कब तक मिलता है, साथ ही कागजों पर इन्हें मृत घोषित करने वाले अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई होती है। और अब बात पानी की, क्योंकि पानी पानी जिंदगानी है। राजस्थान में अगले 4 दिन से 5 दिन तक मॉनसून सुपर एक्टिव रहने वाला है। जयपुर के मौसम विभाग की तरफ से उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग में मध्यम से तेज बारिश के आसार प्रकट किए गए हैं। इसके अलावा 14 अन्य जिलों में भी धीमी बरसात का अलर्ट जारी किया है। लेकिन इसी बीच बारिश के बाद बिगड़े हालातों की डरावने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में सुपर एक्टिव हुआ मॉनसून। अगले कई दिन हो सकती है भारी बारिश। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर में भी बारिश की संभावना। एक तरफ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों से बारिश के बाद हादसों की तस्वीरें भी सामने आ रही है। जोधपुर के सारण नगर के पास रमजान हत्ते में स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो पानी से भरे गड्ढे में पलट गया। गनीमत रही इस दौरान बच्चों को चोट नहीं आई। लोगों ने तुरंत बच्चों को इस ऑटो से बाहर निकाला। वहीं दूसरी तरफ धौलपुर के कोलारी में पार्वती नदी के निकट में डूबने से दिलीप और योगेश नाम के 2 युवकों की जान चली गई। वीडियो में 6 युवक निकट की पाल पर बैठे नजर आए।
बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में कंट्रोल नहीं कर पाए। वहीं राजसमंद के देवगढ़ में भी भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। वीरमपुरा कामली घाट में तेज बारिश के पानी में एक कार बह गई। पुलिस ने सजगता दिखाते हुए कार सवार लोगों को रस्सी डालकर बचाया, लेकिन पानी के तेज बहाव में कार बह गई। उधर टोंक में भी बारिश के बाद कई इलाकों के हालात बिगड़े हुए हैं। टोंक पंचायत समिति के गणेती गांव में स्कूल तालाब बन चुके हैं। स्कूल के साथ ही अस्पताल और पंचायत भवन भी पानी में डूबे हैं। ये एक स्कूल है, गणिती स्कूल। वो जब बारिश होती है या पानी भर जाता है, ऐसे में ये स्कूल बंद कर दी जाती है। क्या कुछ कारण है? कुछ लोग हमारे साथ है, यहाँ के ग्रामीण हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। पूरी तरह से स्कूल भरी हुई है और कौन कौन से इलाके प्रभावित है इधर देखें। और पंचायत भी बंद है, हॉस्पिटल बंद है। अब ये पानी आ रहा है, जब तक ये पानी की निकासी पूरी तरह से नहीं होगी जब तक ये बंद रहेंगे। गणेती गांव और गणेती गांव की स्कूल के पास ही अस्पताल के पास पंचायत भवन से लेकर के तमाम वो सरकारी संस्थानों में पानी भरा है। ऐसे में सारा काम प्रभावित है। पानी की निकासी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से ये स्थितियां बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और इसी बीच सवाई माधोपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत की जानकारी है। गंगापुर सिटी के निमोदा की पुलिया के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। एक ही परिवार से संबंधित थे तीनों लोग। मृतकों में 14 साल का एक मासूम भी शामिल है। गणेश जी की यात्रा में शामिल होकर लौटते वक्त पटरी पार करने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। दर्शन तरुण और श्याम हरिजन की मौत। तो वहीं कल से गणेशोत्सव शुरू होने वाला है और इसकी देश भर में तैयारी चल रही है। बप्पा के आने पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहने की जरूरत नहीं, यहाँ आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। बिगड़ मांगे दे देता है, तो मांगने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो जिस दरबार में याचकों के भी मान सम्मान का ध्यान रखा जाता हो, उनका सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाता हो, उस दरबार की आभा कभी कम नहीं हो सकती। उसके वैभव की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नजारे के बारे में कुछ कह नहीं सकता। जिंदगी में पहली बार ये नजारा देख रहा हूँ जैसलमेर का। इससे पहले 45 साल साल में 2 बार आता हूँ। मैं मद्रास से आ रहा हूँ, साल में 2 बार पक्का आता हूँ यहाँ पे। क्या मान्यता है यहाँ पे? मान्यता जो मांगो आपकी इच्छा पूरी होती है। तस्वीरें जैसलमेर से 12 किलोमीटर दूर चुंधे स्थित भगवान गणेश मंदिर की है। मंदिर में पांव रखते ही यहाँ का शांत स्निग्ध वातावरण आपका नाता एक अलौकिक दुनिया से जोड़ देता है। 1400 वर्ष से भी पुरानी चुंधी गणेश मंदिर के पीछे का इतिहास भी चौंकाने वाला है। कहा जाता है कि चवद ऋषि ने यहाँ 500 वर्ष तक तप किया था, इसलिए इस स्थान का नाम चुंधी पड़ा था। ये मंदिर बरसाती नदी के बीचों बीच बना है, जिसके चलते बारिश में यहाँ मंदिर परिसर में पूरी तरह पानी भर जाता है। ये बरसाती पानी मंगल मूर्ति के चरण स्पर्श करके ही यहाँ से निकलता है। मान्यता है कि प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी से पहले बारिश होती है और सभी देवता मिलकर गणेश जी का जलाभिषेक करते हैं। बहुत भव्य तरीके से पानी आया हुआ है। पानी अपने बढ़ते बढ़ते घंटे तक बढ़ जाता है ना, घंटे ऊपर से चलने लगता है। ये तो देखिए अद्भुत बात है ना। और ये स्वयं मूर्ति है ना, प्रकट हुई मूर्ति है। जैसे हजारों साल पहले थी वैसे आज भी है। इसमें कोई कारीगरी नहीं की गई है ना। पानी आता है, चट्टानें आती हैं, पेड़ भी आते हैं, सब टकरा मतलब ऊपर से निकल जाते हैं है ना। आज तक कुछ नहीं हुआ, जैसी मूर्ति थी वैसे ही है। कहा जाता है कि यह मंदिर जैसलमेर की स्थापना से भी पुराना है।
मंदिर परिसर में बिखरे पत्थरों से भक्त अपना मनपसंद घर बनाते हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भक्त अपने हाथों से जैसा घर बनाता है उसे भगवान गणेश वैसा ही घर प्रदान करते हैं। लोगों की यहाँ की आस्था है, यहाँ के लोगों में। ये लोग यहाँ कच्चा मकान बना के जाते हैं, उन्हें आगे चल के पक्का मकान बन जाता है 4-6 महीने के अंदर अंदर, है ना। बहुत ज्यादा श्रद्धा है यहाँ को लेकर के लोगों में। आप किसी भी घर चले जाइए, किसी मतलब दुकान चले जाइए, है ना, इनके दर्शन आपको मिल ही जाएंगे अपने गणेश जी के। मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि मैं तो 35 साल से यहाँ आ रहा हूँ और मेरी अंगूठी घूम गई थी और ये अंगूठी मेरे को 7 दिन बाद अपना मिली है। मैंने गणेश जी को अरदास करा था कि मेरी ये कामना पूरी की जाए और मेरी कामना पूरी हुई थी और मेरे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। वैसे तो चुंधी गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन गणेश चतुर्थी पर यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं होती। गणेश चतुर्थी पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं के सैलाब के लिए न सिर्फ मंदिर की देखरेख करने वाली समिति बल्कि शासन प्रशासन भी पुख्ता तैयारी करता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदार रत्नों की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ ही हमारे राजस्थान में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट आज की फाइट। नमस्कार।